हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का आदर्श केम क्लासेस में। और आज देखेंगे केमिस्ट्री में देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे पदार्थ का वर्गीकरण में 1 से लेकर 10 तक देखे थे। और आज जो है 10 से लेकर 20 तक देखेंगे, उससे आगे देखेंगे। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और जितने भी डिस्कशन पॉइंट है उस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरीनीकरण। कहता है क्लोरीकरण क्या है? तो क्लोरीकरण क्या है? तो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना या क्लोरीन मिलाना ही क्या कहलाता है? क्लोरीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। जल क्लोरीन विधि में क्लोरीन के यौगिक अशुद्ध जल में जोड़ते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि। इस विधि द्वारा जल जनित रोग उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वह सारे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? प्रमुख जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इससे जल जनित रोग जैसे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड के होने की संभावना काफ़ी कम की जा सकती है। नेक्स्ट में लिखिएगा कि जल में जब क्लोरीन जोड़ा जाता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है, जो माइक्रोब्स के लिए विषैला होता है। स्विमिंग पूल, कुआं, झरना इत्यादि में क्लोरीन डालकर जो है शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को सॉफ्ट क्लोरीकरण कहते हैं। स्विमिंग पूल में, कुआं में, झरना इत्यादि में जो है पानी को जो है शुद्ध किया जाता है, क्या डालकर? क्लोरीन डालकर। और यह जो क्लोरीन डालकर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट क्लोरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट क्लोरीकरण कहलाता है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिएगा। परीक्षा दृष्टि से जो डिस्कशन पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से परीक्षा में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी है। नेक्स्ट सवाल कहता है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस क्या है? कहता है क्वेश्चन कि उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। आंसर हो जाएगा डी। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस जो होती है एथिलीन में बदल जाने वाली गैस है। एथिलीन का आविष्कार जो है बेचर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि एथिलीन का आविष्कार किसने किया था, तो बेचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एथिलीन का अनुसूत्र की बात करते हैं, C2H4 जो होता है यह एथिलीन का, मीथेन का CH4 होता है मीथेन का। नेक्स्ट पर लिखिएगा, इसमें पॉलीथीन और एथिलीन ग्लाइकोल जो है एंटी फ्रीज में, और एथिलीन डाइक्लोराइड विलायक में, और एथिलीन ऑक्साइड सेंट बनाने में, तथा मस्टर्ड गैस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड के निर्माण में जो है प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो सारे पॉइंट अच्छे से ईमानदारी से नोट कीजिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिएगा। प्राकृतिक से फल पकाने वाला गैसीय पादप हार्मोन है। एथिलीन जो होता है प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, यानी यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह दम घोटू और विषैली गैस है। यह क्या है? दम घोटू और विषैली गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा पेयजल को शुद्ध करने में भी प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सारे पर नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन 4 को दिया गया है, इसमें से छांटना है कि रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। साधारण लवण का जल में घुलना नहीं होगा। प्रभाजी आश्वासन से पेट्रोलियम का शोधन, ये भी नहीं होगा। मोटर कार में पेट्रोल का दहन, मोटर कार में पेट्रोल का दहन यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया जिससे मोटर कार पेट्रोल दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पिछले क्लास में भी बताए थे, मोमबत्ती के अगर पूछेगा पिघलना कैसी प्रक्रिया है तो यह भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद करते हैं, इस पर लिखिएगा, पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। और पेट्रोलियम शोधन के लिए जो प्रभावी आसवन विधि अपनाई जाती है, 70 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल को, 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन तेल प्राप्त होता है और 270 डिग्री सेल्सियस पर जो है डीजल प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। यह क्वथनांक के आधार पर घटकों का पृथक्करण होता है। प्रभावी आसवन के द्वारा जो है क्वथनांक के आधार पर घटकों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। 10% इथाइल अल्कोहल 90% पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो गैसोहॉल कहा जाता है। 10% इथाइल अल्कोहल और 90% पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो महासागरों से जो शुद्ध जल जो प्राप्त किया जाता है वह आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी आपके यहाँ 14 का आंसर हो जाएगा बी। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित होता है और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब यह पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन विधि कहा जाता है। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल इत्यादि जो है प्राप्त किया जाता है प्रभाजी आसवन से। तो नोट कीजिएगा, प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल इत्यादि जो है प्राप्त किया जाता है। 14 का आंसर हो गया यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15 नंबर। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त होता है। कहता है 15 नंबर सवाल, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तेसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल भी कहते हैं। और यह C4C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। स्पार्क ज्वलन इंजन में नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा गैसोलीन का ज्वलन डिफ्लैग्रेशन कहलाता है, जो स्पार्क इंजन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूछेगा गैसोलीन की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। पेट्रोल को भी गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डीजल की गुणवत्ता, तो सीटेन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पर लिखिएगा कि ऑक्टेन रेटिंग का मापन जो होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेज यानी ऑक्टेन के समन्वय तथा एन हेप्टेन के अपेक्षी मिश्रण के आधार पर जो है ऑक्टेन रेटिंग का जो है माप किया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कहता है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 273 डिग्री होता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना, 273 होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता हो क्या कहलाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस तापमान पर या जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है वह से क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। अब भिन्न भिन्न स्केल पर देखेंगे जल का जमाव बिंदु, क्वथनांक बिंदु। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि जल का क्वथनांक जो अगर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर चारों पर नोट कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, यह चार जो है काफ़ी पूछा जाता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर पूछेगा जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, 373 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है जल का क्वथनांक, 212 होता है। और र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जल का हिमांक बिंदु, डिग्री सेल्सियस में 0 होता है। केल्विन पैमाने पर अगर जल का हिमांक पूछेगा तो माने 273 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक बिंदु, जमाव बिंदु कितना होता है तो 32 होगा। और र्यूमर में कितना होता है, 0 होता है। सारे पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, जल में अशुद्धि मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर जल में अशुद्धि मिलाएंगे तो इससे क्या हो जाता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण होता है कि प्रेशर कुकर में जो है
जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, केल्विन पैमाने में के नहीं लिखते, यानी केल्विन पैमाने जब भी लिखते हैं तो उसमें के नहीं लिखते हैं। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, यानी पहले जो है सेंटीग्रेड पैमाने को सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त तापमान में डिग्री नहीं लिखा जाता है। जब भी केल्विन तापमान में हम किसी तापमान को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। पारा का अगर तापमापी की बात करते हैं तो पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने में प्रयुक्त होता है। यानी पारा का प्रयोग जो है -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं सूर्य का तापमान, तो सूर्य का तापमान जो होता है, सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या होते हैं, दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है 17 नंबर की, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण होता है, तो नाइटर, सल्फर और काठ कोयला यानी चारकोल का मिश्रण होता है। तो 17 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बारूद मुख्य रूप से नाइटर, सल्फर, काठ कोयला यानी चारकोल का मिश्रण होता है। सामान्य बारूद का निर्माण रोजन बेकर ने 1242 ईस्वी में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता है। यह पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का 15:3:2 के अनुपात में मिश्रित करके जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे। इस पर लिखिएगा TNT। TNT को क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोट्यूल्बिन कहते हैं। यह भी एक विस्फोटक है। यह एक प्रभावी विस्फोटक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6N2NO2 के होल 3 CH3 होता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम जूलियस बिल ब्राउन ने किया था। RDX भी क्या है, एक प्रबल विस्फोटक। समाचार में सुनते होंगे, सुनने के मिलता है कि इतना RDX के साथ पकड़ा, यानी RDX भी जो होता है यह प्रबल विस्फोट होता है, काफ़ी भयानक विस्फोट करता है। यह जो है नाइट्रेमाइड है। यह क्या है, RDX, यह जो है नाइट्रेमाइड है। इसका सूत्र O2NNCH2 होल थ्राइज होता है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ओर से किया गया था। RDX का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ओर से जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं, हो गया। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध दोनों ओर से किया गया था, पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, RDX में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यानी RDX में तापमान और आग की गति को काफ़ी अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है, एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा की बात करते हैं तो 1510 किलो कैलोरी प्रति kg होता है। यानी RDX जब विस्फोट होता है तो इसमें ऊष्मा जो होगा निकलेगा 1510 किलो कैलोरी प्रति kg निकलता है। RDX का पूरा नाम पूछेगा कि RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है इसका RDX का फुल फॉर्म होता है। तो सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यह प्रक्रिया जो है सब्लिमेशन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊध्र्वपातन, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, ठोस में ऊष्मा का संचरण चलन विधि से होता है। ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है उसे कैसे होता है, चलन विधि के द्वारा होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने से सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन, या कहीं कहीं इंग्लिश में आपको सब्लिमेशन देगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आयोडीन, कपूर, अमोनिया, क्लोराइड, नेफ्थलीन और फेरोसिन, ये सभी जो है ऊध्र्वपातन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर।
19 नंबर सवाल कहता है कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है। यानी कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन नोट कीजिएगा। कपूर, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शोधन इसी विधि के द्वारा होता है। यानी कपूर का, आयोडीन का, अमोनियम क्लोराइड हो गया एवं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इस सभी का जो शोधन होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। क्रिस्टलन विधि में अणु या परमाणु ठोस के रूप में आ जाते हैं तथा एक निश्चित जालक संरचना में जुड़ जाते हैं। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ऊर्ध्वपातन से परीक्षा में बार बार जो है उदाहरण इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन है पूछा जाता है। चलिए 20 नंबर आज का लास्ट सवाल है, कहता है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। सर्वाधिक आघातवर्ध का मतलब होता है पीट कर जो है पतली तार या आभूषण जो है उसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 20 के डी। नेक्स्ट में लिखिएगा डिस्कशन, सोना सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक आघातवर्ध धातु का, तो घटते क्रम में नोट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा एयू सोना का होता है, उसका पीटी प्लेटिनम हो जाएगा, उसके बाद एजी हो जाएगा, उसका एल्युमिनियम हो जाएगा, सीयू हो जाएगा, उसके बाद एसएन, उसके बाद पीवी, जेडएन, उसके बाद एफई हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा आघातवर्धता का क्रम। अगर सर्वाधिक तन्यता की बात करते हैं तो एयू हो जाएगा, उसके बाद प्लेटिनम होगा, उसके बाद एजी, उसके बाद एफई होगा, उसके बाद एनआई हो जाएगा निकेल, उसके बाद सीयू हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद जेडएन, उसके बाद एसएन हो जाएगा, उसके बाद पीवी हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जंग प्रतिरोधक धातु का अगर चार्ट पूछे, क्रम पूछे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी इसका क्रम नोट ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वह क्या होगा, सोना हो जाएगा, उसका प्लेटिनम हो जाएगा, उसका एजी, उसके बाद एचजी हो जाएगा, पारा, उसके बाद सीयू हो जाएगा, उसका पीबी, एसएन और निकेल, उसके बाद एफई हो जाएगा। ये क्रम जो है तीनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक जंग प्रतिरोधक धातु एग्जाम में खूब पूछता है। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। चांदी जो होता है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। पूछता है सर्वाधिक विद्युत का सुचालक पदार्थ कौन हो जाएगा, तो चांदी। नेक्स्ट में लिखिएगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी क्या है, यह दोनों जो है यह उत्कृष्ट धातुएं है। यह क्या है, सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा वायुयान के निर्माण में प्लेडियम धातु प्रयोग किया जाता है। वायुयान जब बनाया जाता है तो उसमें प्लेडियम धातु का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा गैलियम धातु कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था पाया जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा हथेली में लेने पर पिघल जाता है। गैलियम धातु को जब हथेली पर लेंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। नेक्स्ट में लिखिएगा सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो सबसे भारी धातु क्या होगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो यह था महत्वपूर्ण 10 केमिस्ट्री से सवाल था, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आज की वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।